स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण, जो हमारा पिछला टॉपिक था, उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें हम रेड डाटा बुक और वन्यजीव अभयारण्य जो हैं हमारे नेशनल पार्क्स, इनके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा उपाय वन विनाश रोकने के लिए नहीं है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, कृषि अनुपयुक्त भूमि पर वन लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना, या खनिज खनन के लिए कड़े कानून बनाना। तो पारंपरिक भूमि पर वन लगाना, ये तो वनों के विनाश को रोकने के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना भी, जब ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोका जाएगा तो वहाँ वन अधिक मात्रा में लगेंगे। खनिज खनन के लिए कड़े कानून बना दिए जाएंगे तो उससे भी वनों का विनाश कुछ हद तक रुक जाएगा। तो इसका आंसर होगा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, जो कि वन विनाश को रोकने के लिए नहीं है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक प्रजाति या कुछ विशेष प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवन, पेड़ पौधे और जंतु संसाधनों के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित किया जाता है। तो में इसका आंसर होगा, राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक प्रजाति या विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें कोई एक विशेषता नहीं होती है कि एक विशेष चीज़ का ही संरक्षण इसमें किया जाएगा। बाकी इसमें सारे सही हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में ही पारित किया गया था। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनमें वन्य जीवन, पेड़ पौधे, जंतु, वहाँ की वनस्पति और वहाँ के रहन सहन जो होते हैं आदिवासियों को, सबका ही संरक्षण किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बनेर घाट राष्ट्रीय पार्क तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो बनेर घाट राष्ट्रीय पार्क जो कि तितलियों के लिए प्रसिद्ध है वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है वो? कर्नाटक में है। ये देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है और इसका निकटतम शहर है बंगलौर और इसका क्षेत्रफल है 104.27 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और ये शासकीय निकाय पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार द्वारा ही संचालित किया जाता है। और इसी में देश का पहला तितली पार्क बनेर घाट में ही स्थापित किया गया था। ये कपिल सिब्बल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा नवंबर में 2006 में उद्घाटन इसका किया गया था। तितली पार्क की जो भूमि है वो 7.5 एकड़ है, 7.5 एकड़। ये 7.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तो बनेर घाट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी में देश का पहला तितली पार्क बनाया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्रेन सारस भारत में मेहमान बनकर आते हैं और राजस्थान के एक पक्षी विहार में रुकते हैं। ये पक्षी विहार है चंद्रप्रभा, घाना, डॉक्टर सलीम अली या गौतम बुद्ध। तो ये कौन सा पक्षी विहार है? ये पक्षी विहार है घाना पक्षी विहार। इस पक्षी विहार का नाम है घाना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है, भरतपुर में। आइए इसके बारे में आगे थोड़ा देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार जो है यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया है इसको। इसका क्षेत्रफल है 2.763 वर्ग किलोमीटर। इस पक्षी विहार में पक्षियों के आने का उल्लेख जो है वो मुगल सम्राट बाबर के ग्रंथ बाबरनामा जो उसका ग्रंथ था उसमें भी है और इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की कक्षा 5 के विद्यार्थी किसी स्थल के भ्रमण से लौटे और उन्होंने ड्राइंग बुक में बाघ को सफ़ेद रंग से रंगा। वो भ्रमण के लिए कहाँ गए थे? गिर, रणथंभौर, बांधवगढ़ या काजीरंगा? वो कहाँ गए थे? बाघ को सफ़ेद रंग में रंगा, तो वो लोग कहाँ गए थे? तो इसका आंसर होगा बांधवगढ़।
बांधवगढ़ जो ये अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक उद्यान है और इसकी विशेषता यही है कि इसमें सफ़ेद बाघों को संरक्षित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। ये किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? भौंकने वाले हिरण के लिए, उड़ने वाली गिलहरी के लिए, या उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है, भौंकने वाले हिरण और उड़ने वाली गिलहरी के लिए। ये गोवा में है और इसका क्षेत्रफल 107 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं हम थोड़ा। इसका क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन ये तब होता है जब मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर दोनों को मिलाकर इनका क्षेत्रफल बताया जाता है तो ये 240 वर्ग किलोमीटर आता है, जबकि सिर्फ भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का 107 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था? 1973 में, 1975 में, 1992 में, या 1996 में? प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1996 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में हुआ था शुरू। रेड पांडा जो होते हैं ये भालू के परिवार के सदस्य होते हैं और इनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया गया था। वर्ष 2008 के बाद से रेड पांडा को लुप्तप्राय पशु की श्रेणी में रखा गया है। रेड पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सीधा और एक सुंदर जीव है। मैं इसकी यहाँ एक पिक्चर भी दे रही हूँ, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये बहुत सीधा साधा और बहुत सुंदर सा होता है देखने में और भालू के परिवार का होता है। इसको संरक्षित करने के लिए ही 1996 में प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया गया था। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया प्रोजेक्ट गजत में संबंधित है। शेर से, हाथी से, हिमतेंदुआ से, या घड़ियाल से? जैसे कि हमें क्वेश्चन से पता चलता है गजत में गज बोलते हैं हाथी को, तो ये किससे संबंधित होगा? तो इसका आंसर होगा हाथी। ये हाथी से संबंधित है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट गजत में वर्तमान में 14 राज्यों में लागू है। इसके अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं जो 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये झारखंड से शुरू हुआ था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? WWF, UNDP, IUCN या WHO? तो इसको IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक को। और आइए हम रेड डाटा बुक के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये वो पुस्तक होती है जिसमें विश्व के सभी संकटापन्न जो जीव जंतु हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पहली रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी। ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है ये, इसके द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के मार्क्स में स्थित है। अब तक की 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि ये रही। पहली स्तनधारियों के लिए, दूसरी पक्षियों, मरुस्थलीय उभयचर के बारे में दे रखा है, चौथी मछलियों से संबंधित है और 5वीं पौधे और वनस्पतियों से संबंधित है। रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में 450 प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। तो रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? असम एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम को राइनो स्टेट, गेंडा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है इस अभयारण्य की वजह से ही। आइए इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं।
काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वो 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बाय यूनेस्को सिंस 1985। यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और असम, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जबकि इसका बाद में नाम हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। 520 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, तब इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। जेम्स ए जिम कॉर्बेट, जो कि आयरिश मूल के भारतीय लेखक और दार्शनिक थे, ये पहले तो शिकारी थे, बाद में ये संरक्षक बने थे, तो फिर इन्हीं के नाम पर इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान का जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट के बारे में भी यहाँ मैं एक फ़ोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, जिनके नाम पे हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट पड़ा था। ये पहले शिकार किया करते थे जानवरों का, फिर जानवरों की घटती संख्या को देखकर ये उनके संरक्षक बन गए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इनके संरक्षण के लिए, तभी हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम इनके नाम पर रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? IUCN, यूनिसेफ, IUPAC, WHO। तो इसका आंसर होगा IUCN, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु काम करती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। ये कौन सा पुरस्कार होता है? तो ये होता है वृक्ष मित्र पुरस्कार, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों या संस्था को दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। इसको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी कहते हैं, जिसकी ये 1986 से शुरू हुआ था। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य किया हो। व्यक्तियों या संस्थाओं को ये 4 श्रेणियों में नकद 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। और गौरा देवी, जो कि आपने सुना भी होगा, चिपको आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिसमें एक ये भी है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में, 1982 में, 1992 में या 1996 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्य आते थे उस टाइम पे, जब ये शुरू किया गया था। लेकिन इस टाइम पे बाघ अभयारण्यों की संख्या 50 है। इसको 1973 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। प्रारंभ में तो इसके अंदर 9 बाघ अभयारण्य थे, बाद में इनकी संख्या 50 हो गई थी। 2010 में जंगली बाघों की संख्या 1701 थी, जो कि 2014 में 2226 हो गई। फिर 2018 में जाके 2967 हो गई थी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क, जो कि मन्नार की खाड़ी भी आपने सुना होगा, ये तमिलनाडु में ही स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित है। रामनाथपुरम ज़िले में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 6.23 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका निकटतम जो शहर है वो है रामेश्वरम। और ये मन्नार की खाड़ी जो है, ये उथले पानी की एक खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है।
बस आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे फिर एक और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।